आगे बढ़ें और आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने रियाज में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव की 8वें एडिशन के मौके पर सऊदी वली-ए-अहद और मुमलिकत सऊदी अरब के वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की है। वज़ीर-ए-आज़म ने खादमे हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और इनकी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए दुआ की। उन्होंने बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों से मुतालिक मामलात पर सऊदी अरब की पाकिस्तान की हिमायत पर मोहम्मद बिन सलमान का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने इनकी और इनके वफ़द की पुरतपाक मेहमान नवाजी पर भी वली-ए-अहद और सऊदी अरब के वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने रहनुमाओं से मजबूत पाकिस्तान सऊदी इक़्तिसादी शराकत दारी का अयादा किया और तिजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताउन के दायरे कार में जारी दो तरफ़ा ताउन मज़ीद बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। पाकिस्तान तरक्की और इस्तेहकाम की राह पर गामजन है। अवाम की खुशहाली हमारी अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सरमाकारी कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर सऊदी हुकाम को मुबारकबाद। कहते हैं कि सऊदी अरब और दोस्त ममालिक के ताउन से माशी इस्तेहकाम मुमकिन हुआ। हम मिलकर मुश्तरका मुस्तक़बिल और तरक्की की मनाजिल हासिल कर सकते हैं। नौजवानों पर सरमाकारी मुश्तरका मुस्तक़बिल के लिए ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी और मसनूई ज़हानत की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो मरकूज़ है। Pakistan too is on a transformative journey, a journey of resilience, sacrifice, and a relentless pursuit of stability and growth. Through the commitment of our people and valuable support of our partners like our brotherly country, Kingdom of Saudi Arabia, we have restored macroeconomic stability and are now ready to enter a period of sustained growth and progress. It is our persistent endeavor to empower our youth with quality education, digital inclusivity, and the cross-cutting tools that need to thrive in a rapidly evolving. सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात मुकम्मल हुए। नताइज के मुताबिक आसमा जहांगीर ग्रुप के सदारती उम्मीदवार रऊफ अता ने मैदान मार लिया। आसमा जहांगीर ग्रुप के मियां रऊफ अता इस्लाम सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर मुंतखब। मियां रऊफ अता ने 1637 जबकि हामिद खान ग्रुप के मुनीर काकड़ ने 1513 वोट हासिल किए। आसमा जहांगीर ग्रुप के मियां रऊफ अता इस्लामाबाद से 348 वोट लेकर पहले नंबर पर रहे, जबकि हामिद खान ग्रुप के सदारती उम्मीदवार मुनीर काकड़ 326 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। लाहौर से रऊफ अता 558, मुल्तान से 125 और भावलपुर से 54 वोट हासिल करके कामयाब हुए। हामिद खान ग्रुप के उम्मीदवार मुनीर काकड़ ने लाहौर से 484, मुल्तान से 85, भावलपुर से 38 वोट लिए। हामिद खान ग्रुप के मुनीर काकड़ ने 218 वोट लेकर पहले नंबर पर रहे। हैदराबाद से 50 और सक्खर से 41 वोट हासिल करके आसमा जहांगीर ग्रुप पहले नंबर पर रहा। मुनीर काकड़ को सक्खर से 18, हैदराबाद से 34 मिले। आसमा जहांगीर ग्रुप के रऊफ अता ने पेशावर से 127, सवात से 20, बन्नू से 21, डेरा इस्माइल खान से 25 और एबटाबाद से 41 वोट हासिल किए। मुनीर काकड़ को पेशावर से 125, सवात से 12, बन्नू से 10, डीआई खान से 11, एबटाबाद से 34 वोट लिए, जबकि कोयटा से 119 वोट हासिल करके पहले नंबर पर रहे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की सरबराह आसमा जहांगीर ग्रुप के एहसन भून को मुबारकबाद। कहा कि मियां अता बार और वकला की फलाह व बहबूद का मिशन जारी रखेंगे। आसमा जहांगीर ग्रुप ने हमेशा उसूलों की सियासत की है। सुप्रीम कोर्ट बार इंतखाबात में कामयाब ग्रुप के तमाम कायदीन को मुबारकबाद देते हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की सरबराह आसमा जहांगीर ग्रुप के एहसन भून को मुबारकबाद। सियासतदानों की डील के तानों की बात करें तो तहरीक इंसाफ को हुकूमती सियासतदानों की डील के ताने। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि बेगम साहिबा की रिहाई और पेशावर रवान की मामूल की कार्रवाई नहीं, भड़के मारना, धमकियां देना, फिर जलसे जुलूसों से गायब होना गंडापुर की चालें हैं। अब पंजाब को खैरबाद कहकर बेगम साहिबा का पेशावर वज़ीर आला हाउस के अनेक्सी में डेरे डालना पसिपर्दा दास्तान की निशानदेही है। ये दोनों शख्सियतें किसी नूरा कुश्ती की और मुआफ़ी तलाफी की खबर देती हैं और ये बानी पीटीआई की मर्जी के बगैर नहीं हो रहा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान ने कहा है कि हमारी डीलें नहीं होती, कानून के मुताबिक चलते हैं, इंशाअल्लाह रिलीफ मिलेगा, सारे बोगस केसेस खत्म होंगे। ये तरीक़ाकार नहीं, लोगों को शनाख्त परेड के लिए जेल में रखें, इस पर तरमीम होनी चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि पार्टी बानी पीटीआई की क़यादत में मुत्तहिद है।
ہماری ڈیلے شیلیں نہیں ہوا کرتی، قانون کے مطابق چلتے ہیں، قانون کے مطابق اپلیکیشن فائل کرتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہمیں ہر جگہ ریلیف ملے گا. یہ سارے بوگس کیسز ہیں، سارے کیسز انشاءاللہ تعالی ختم ہوں گے. لاء میں ترمیم ہونی چاہیے جو طریقہ کار ہے کہ آپ لوگوں کو جیل میں رکھو اور پھر کہو جی اتنا ٹائم لگے گا، آپ کی شناخت پریڈ میں شناخت پریڈ کے بعد ایک پروسیس ہوگا. ڈیل کی خبروں میں مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما سینیٹر طلال چودھری نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی والے بڑی دیر سے ڈیل ڈھونڈ رہے ہیں. یہ رات کو ہمارے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں، پاؤں پڑتے ہیں، دن میں بھڑکے مارتے ہیں. ان سے جیل بھگتی نہیں جا رہی، ان سے پارٹی چل نہیں رہی. اس سلسلے میں یہ آسانیاں چاہ رہے ہیں. دیکھیے یہ بڑکے مارنے کی آتی ہیں، دن میں بڑکے مارتے ہیں، رات کو پاؤں پڑتے ہیں. یہ ان کی پرانی عادت ہے. تو یہ دکھاتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں. یہ بڑی دیر سے ڈیل ڈھونڈ رہے ہیں، بڑی دیر سے یہ رات کو ہمارے دروازوں پہ بھی کھٹکھٹاتے ہیں. اور کوئی ریلیف اگر کوئی یہ سمجھتا ہے نا کہ یہ ڈیل جو ہے یہ کوئی کرنٹ حکومت کے خلاف ہے یا یہ ڈیل جو ہے عمران خان کو واپس اقتدار میں لانے کے لیے ہے، یہ وہ والی ڈیل نہیں ہے. مطلب ان سے جیل بھگتی نہیں جا رہی، ان سے پارٹی چل نہیں رہی، ان سے سیاست ہو نہیں رہی. تو اس سلسلے میں یہ آسانیاں چاہ رہے ہیں. کچھ اوورسیز پاکستانیز کی ڈونلڈ ٹرمپ سے ٹرمپ کیمپ میں ملاقات ہوئی ہے. رہنما پی ٹی آئی رؤف حسن کی ABN نیوز کے پروگرام بدلوں میں گفتگو. کہتے ہیں کہ ہم آئینی ترامیم کو نہیں مانتے، ہم جلد آئینی ترامیم کے خلاف سپریم کورٹ جائیں گے. اس ہوپ میں کہ کل کو عمران خان صاحب کے لیے کچھ سافٹ کارنر. مجھے کچھ پاکستانی ڈائسپورا کی ملاقات ہوئی ہے ٹرمپ کیمپ میں اور ان سے وہاں سے ان کو کوئی ایشورنس دی گئی ہے کہ جی ہم اس مسئلے کو ختم کرائیں گے. یہ تو بڑی خبر ہے. یہ ہے یہ بات ہوئی ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ کہاں چلتا ہے. ہمارا جو فنڈامنٹل جو ہماری کمٹمنٹ ہے وہ وہی ہے کہ ہم کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے بیکاز جس اسمبلی نے یہ پاس کیا ہے اس کی لیجیٹیمیسی نہیں ہے، بالکل نہیں تھی. وہ انکمپلیٹ بھی ہے. آپ کو پتہ ہے اس میں سے ایک یونٹ جو ہے فیڈریشن کی ایک اکائی ہے KP، وہ اس میں ریپرزینٹڈ بھی نہیں ہے. سو ہم جا رہے ہیں، وی آر گوئنگ ٹو دی سپریم کورٹ عن قریب. ہم اس کے اوپر تو ہم زیادہ دیر ڈیلے نہیں کر سکتے. میرا خیال ہے کہ فیصلہ یہی ہو رہا ہے کہ یہ جو چونکہ وہ جائے گی کانسٹیٹیوشنل بینچ میں جائے گی نا، تو کانسٹیٹیوشنل بینچ بند تو جائے نا. وائس چانسلرز کی تعیناتی کی بات کریں تو یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز کی تعیناتی پنجاب حکومت اور گورنر پنجاب آمنے سامنے آ گئے. گورنر پنجاب کی منظوری کے بغیر 6 یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز تعینات کر دیے گئے ہیں. گورنر نے دوبارہ اعتراضات لگائے ہیں، اسمبلیاں واپس بھیج دی تھیں. پنجاب حکومت نے ایکٹ 105 کے تحت وائس چانسلرز کے آرڈرز جاری کر دیے. GC یونیورسٹی فیصل آباد کے لیے ڈاکٹر رؤف اعظم، GC یونیورسٹی ویمن فیصل آباد کے لیے ڈاکٹر کمل امین، لاہور کالج ویمن یونیورسٹی کے لیے ڈاکٹر عظما قریشی دوسری بار وائس چانسلر تعینات. GC ویمن یونیورسٹی سیالکوٹ کے لیے ڈاکٹر شازیہ بشیر اور گورنمنٹ صادق کالج ویمن یونیورسٹی بہاولپور کے لیے ڈاکٹر شازیہ انجم وائس چانسلر تعینات ہو گئی ہیں. نوٹیفیکیشن جاری. ایکٹ 105 کے تحت 25 دن سے زیادہ گزر جانے کے بعد گورنر پنجاب اور گورنمنٹ آف پنجاب کی اجازت کے بغیر آرڈرز جاری کر دیے گئے ہیں. سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد بڑھانے کی تیاریاں. حکومت کی جانب سے بل جمعے کے روز قومی اسمبلی میں پیش کیے جانے کا امکان ہے. ججز کی تعداد 17 سے بڑھا کر 30 کی جانی چاہیے. ذرائع کے مطابق بل پاس ہونے کی صورت میں سپریم کورٹ چیف جسٹس سمیت 23 ججز پر مشتمل ہوگی. ججز کی تعداد میں اضافے کا بل حکومت کی جانب سے پیش کیا جائے گا. بل نجی کارروائی کے دن بیرسٹر دانیال چودھری پہلے ہی پیش کر چکے ہیں. پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں ترمیم پر بھی مشاورت جاری ہے. تحریک انصاف نے جوڈیشل کمیشن میں شمولیت کے لیے 7 ناموں کی فہرست تیار کر لی. 7 ناموں میں پی ٹی آئی کے سابق جوڈیشل کمیشن کے اراکین بھی شامل ہیں. ذرائع کے مطابق تجربہ کار اور قانون کے ماہر پارلیمنٹیرینز کو جوڈیشل کمیشن میں ترجیح دی جائے گی. ذرائع کے مطابق ابتدائی فہرست میں بیرسٹر گوہر، بیرسٹر علی ظفر، بیرسٹر عمر نیازی، عمر ایوب اور اسد قیصر، لطیف کھوسا اور علی محمد خان کا نام شامل ہے. پارٹی کی جانب سے تمام نام سلمان اکرم راجہ بانی پی ٹی آئی کو پیش کریں گے. بانی پی ٹی آئی کی منظوری کے بعد حتمی 2 ناموں کا فیصلہ ہوگا. پارٹی کی جانب سے بیرسٹر گوہر اور بیرسٹر سینیٹر علی ظفر کو سر فہرست رکھا گیا ہے. بانی پی ٹی آئی کی جانب سے بیرسٹر عمر نیازی کا نام حتمی ہونے کی صورت میں بیرسٹر گوہر کا نام نکالا جائے گا.
अपडेट करेंगे आपको। सेनेट में 26वीं आईनी तरमीम के हक में वोट देने का ये मामला बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का पार्टी सेनेटर्स कासिम रंजू और नसीमा एहसान शाह को पार्टी से निकालने का फैसला सरदार अख्तर मेंगल ने एक्स पर पार्टी के फैसले का ऐलान किया है। सेनेट में 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से आपको बताएं, बीएनपी का कासिम रंजू और नसीमा एहसान को पार्टी से निकालने का फैसला। 26वीं आईनी तरमीम के हक में वोट देने का ये मामला है सेनेट में, जबकि बीएनपी का कासिम रंजू और नसीमा एहसान को पार्टी से निकालने का फैसला सामने आया है। पंजाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक और दरखास्त दायर। दरखास्त मुख्तलिफ हलकों के 4 उम्मीदवारान की जानिब से दायर की गई। दरखास्त गुजारों की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आईन और कानून से मुताबिकत नहीं रखता। इस्तदा की गई है कि सुप्रीम कोर्ट ने मेरिट्स जांचे बगैर ही लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। दरखास्त गुजारों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 4 जुलाई को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुलाकात में मुत्तफ़िक़ा फैसले की हिदायत की। सुप्रीम कोर्ट आईनी मामले में चीफ जस्टिस को इत्तेफाक राय पैदा करने की हिदायत जारी नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट रजिस्ट्रार की रिपोर्ट पर फैसला दिया। लाहौर हाई कोर्ट की रिपोर्ट ना सामने लाई गई, ना इस पर मौक़िफ़ सुना गया। दरखास्त में इस्तदा की गई है कि सुप्रीम कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देते हुए इस्तदा की कि सुप्रीम कोर्ट फैसला दे कि ट्रिब्यूनल्स की तश्कील और नाम देना चीफ जस्टिस का इख्तियार है। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शनाख्त परेड पर भेजे गए 556 मुल्जिमान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। कारकुनान के खिलाफ थाना संजानी, आपारा, सेक्रेटेरिएट समेत 11 थानों में मुकदमात दर्ज हैं। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने पीटीआई के शनाख्त परेड पर भेजे गए 556 मुल्जिमान के जिस्मानी रिमांड पर महफूज फैसला सुनाते हुए तमाम मुल्जिमान को जुडिशल कर दिया है। 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किए गए पीटीआई कारकुनों को आज अदालत में पेश ना किया जा सका। केस की समाअत के दौरान पीटीआई बुकला अंसर कियानी, मिर्जा आसिम, मुर्तजा तूरी और दीगर अदालत में पेश हुए। वकील अंसर कियानी ने मौक़िफ़ अपनाया कि तमाम मुल्जिमान को बेगुनाह जेलों में बंद रखा गया। ये सियासी बुनियादों पर बनाए गए मुकदमात हैं। प्रोसिक्यूटर ने दलाल देते हुए मुल्जिमान से लाठियों और दीगर सामान बरामद करने के लिए 30 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर करने की इस्तदा की है। आपको बताएं कि पाकिस्तान को 3 माह में $2 अरब 30 करोड़ की बैरूनी फंडिंग मौसूल। IMF से $7 अरब के नए कर्ज में से $1 अरब की पहली किस्त शामिल है। दीगर मालियाती इदारों और ममालिक से $1 अरब 23 करोड़ कर्ज हासिल हुआ। पाकिस्तान को जुलाई ta सितंबर $7 करोड़ से ज्यादा की बैरूनी ग्रांट मिली है। आलमी मालियाती इदारों ने जुलाई ta सितंबर $48 करोड़ 29 लाख कर्ज दिया है। दस्तावेजात के मुताबिक चीन और सऊदी अरब समेत 2 तरफा ममालिक ने $25 करोड़ फराहम किए हैं। रमसाल मजमूई तौर पर $19 अरब 39 करोड़ के बैरूनी फंड्स मिलने का तखमीना लगाया गया है। मुल्की टैक्स आमदन में कमी का रुझान बरकरार। अक्टूबर में भी 90 अरब रुपए के शॉर्टफॉल का खदशा। आलमी मालियाती फंड ने FBR से रिपोर्ट तलब कर ली। ज़राए के मुताबिक अक्टूबर के लिए FBR का खालिस टैक्स हदफ 980 अरब रुपए है। पहली सहमाही का 92 अरब रुपए का शॉर्टफॉल भी अपनी जगह पर मौजूद है। ज़राए का कहना है कि अक्टूबर के 90 अरब रुपए के शॉर्टफॉल का मजमूई शॉर्टफॉल 180 अरब रुपए तक पहुंचने का खदशा है। ज़राए FBR का कहना है कि रेवेन्यू शॉर्टफॉल खत्म और 60 अरब इजाफी हासिल करने के लिए ऑर्डिनेंस तैयार कर लिया। इन्फोर्समेंट के जरिए कलेक्शन को बेहतर बनाया जाएगा। IMF शराइत पर ट्रैक्टर्स की खरीदो फरोख्त पर सेल्स टैक्स छूट 14% की गई। 4% की मजीद सेल्स टैक्स छूट ऑर्डिनेंस के जरिए खत्म की जाएगी। बात करेंगे मौसम की। सर्दी आई नहीं, सोई नॉर्दर्न की घरेलू सारिफिन पर गैस बम गिराने की तैयारियां जारी। सोई नॉर्दर्न ने गैस की कीमतों में 64 रुपए 16 पैसे फी MMBTU इजाफे की दरखास्त ओगरा में जमा करवा दी है। दरखास्त के मुताबिक सोई नॉर्दर्न को रवा माली साल की ज़रूरियात में 20 अरब रुपए 58 करोड़ 20 लाख रुपए की कमी का सामना है। माली ज़रूरियात में 48 करोड़ 90 लाख रुपए LPG एयर मिक्स प्रोजेक्ट के भी शामिल हैं। सोई नॉर्दर्न को घरेलू सार्फिन को रवा माली साल के दौरान RLNG पर मुंतकिली की लागत 163 अरब 5 करोड़ 80 लाख रुपए लागत की मद में अदा करने होंगे। गैस की लागत को HSFO और खाम तेल के निर्खों से जोड़ा गया है। गुजरांवाला से आपको बताएं, गुजरांवाला इलेक्ट्रिक पावर कंपनी में ग्रांट लगने से हलाकतों का ये मामला है, जबकि नेपरा ने गुजरांवाला इलेक्ट्रिक पावर कंपनी को 20 करोड़ 30 लाख रुपए जुर्माना कर दिया है। नेपरा का जाँ बहक होने वाले 6 शहरियों के लवाहिकीन को मुआवजा देने का हुक्म नेपरा ने मुतासरा खानदान के वारिस को मुलाजमत देने को भी हिदायत कर दी है। गुजरांवाला इलेक्ट्रिक पावर कंपनी में करंट लगने से हलाकतों के मामले पर नेपरा ने शोकॉज जारी करके कंपनी से जवाब तलब कर लिया था। गैपको का जवाब तसल्ली बख्श ना होने की वजह से मुस्तरद किया गया। नेपरा ने
गैपको पर जुर्माने का हुक्मनामा जारी कर दिया। नेपरा ने जाम बहक होने वाले 6 शहरियों के लवाहिकीन को मुआवजा देने का हुक्म देते हुए कहा कि कंपनी फी खानदान के लवाहिकीन को 40 लाख रुपए का मुआवजा अदा करे। नेपरा ने गैपको को 15 रोज के अंदर नेपरा के नामजद करदा बैंक में जुर्माना जमा कराने की हिदायत कर दी है। 5वीं पाक रूस मुश्तरका फौजी मुशावरती कमेटी का इजलास वजारत दिफा रावलपिंडी में मुनक़िद हुआ। सेक्रेटरी दिफा लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली रिटायर्ड ने पाकिस्तान रूसी वफ्द की क़यादत नायब वज़ीर दिफा कर्नल जनरल अलेक्जेंडर फोमन ने की है। वज़ीर दिफा के मुताबिक मुलाकात के दौरान दो तरफ़ा दिफाई ताउन के तमाम शोबों समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों अतराफ से स्ट्रेटेजिक और दिफाई उमूर में मुश्तरका दिलचस्पी के मुख्तलिफ शोबों पर इत्मीनान का इजहार, मज़ीद 12 तरबियत और वफूद दौरों के तबादले से मुतालिक उमूर पर भी गुफ्तगू की गई। वफूद के रहनुमाओं ने दिफा और सलामती से मुतालिक शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का अयादा किया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मेज़बान के नाम से होम स्टे टूरिज्म मनसूबा शुरू करने का फैसला किया है। मनसूबे के बाज़ाब्ता इजरा के लिए रवां साल 15 दिसंबर की डेडलाइन मुकर्रर की गई। मनसूबे के तहत स्याही और सयाहती अजला में घरों में सयाहों को म्यारी रिहायशी सहूलियात की फराहमी के लिए 30 लाख रुपए तक के बिलासूद कर्जे फराहम किए जाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल-यमीन गंडापुर ने कहा है कि महकमा सयाहत का इजलास हुआ है। मनसूबे का मकसद सयाहों को अपने घरों के अहातों में रिहायशी सहूलियात फराहम करने के ख्वाहिशमंद अफराद 2 कमरे तामीर या पहले से दस्तयाब कमरों की तज़ीनो आराइश कर सकेंगे। इब्तदाई तौर पर यह मनसूबा जिला अपर चतराल, लोअर चतराल, अपर दीर, लोअर दीर, मानसेरा, एबटाबाद और सवात में शुरू किया जाएगा। वज़ीर आला अल-यमीन गंडापुर ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में सयाहत के फ़रोग़ के बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर से रूसी फेडरेशन के नायब वज़ीर दिफा कर्नल जनरल अलेक्जेंडर फोमन की मुलाकात हुई है। इलाकाई सलामती, दो तरफा दिफाई और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक GHQ रावलपिंडी में होने वाली मुलाकात के दौरान आर्मी चीफ ने रूस के साथ रिवायती दिफाई ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का अयादा किया। फ़रीक़ैन ने मुख्तलिफ सिक्योरिटी और दिफाई शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने के अज़्म का भी अयादा किया। कर्नल जनरल फोमन ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कामयाबियों को सराहते हुए इंतहा पसंदी के खिलाफ आलमी बरादरी के दरमियान मुत्तहिद ताउन पर मबनी नुक्ता नज़र की अहमियत को उजागर किया। स्मोक की बात करें तो लाहौर फिजाई आलूदगी का गढ़ बन गया। आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त। पंजाब का दारुल हुकूमत आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर है। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 347 तक पहुंच गया। लाहौर में सबसे ज्यादा गुलबर्ग के इलाके में 953 AQI रिकॉर्ड किया गया। DHA फेज 5 के इलाके में 810 AQI रिकॉर्ड किया गया। शिमला पहाड़ी के इलाके में 718 तक एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया। शहर में बढ़ती हुई फ़ज़ाई आलूदगी के बायस गले में दर्द, सांस लेने में दुश्वारी और आंखों में जलन जैसी बीमारियां बढ़ने लगीं। हर किस्म की आउटडोर सरगर्मियां मुअत्तल। लाहौर में 31 जनवरी 2025 तक हर किस्म की आतिशबाजी पर भी सख्त पाबंदी आयद। आवाम स्मोक से बचने के लिए मास्क और दीगर हिफाजती तदाबीर इख्तियार करें। दूसरी जानिब आज मुल्क के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर के बाद इस्लामाबाद दूसरे, पेशावर तीसरे, शरकपुर शरीफ, रावलपिंडी 5वें, कराची 6ठे नंबर पर है। कराची में चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि हमने गैरी क्रिस्टन से मुआहदा ख़त्म नहीं किया, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। आकिब जावेद के हवाले से कोई फैसला नहीं हुआ। 5 से 7 लोगों से कोचिंग के हवाले से बातचीत चल रही है। फ़खर ज़मान टीम में होंगे या नहीं ये सिलेक्शन कमेटी बताएगी। सिलेक्शन में दाखिल अंदाज़ी नहीं करता हूँ और किसी खिलाड़ी के लिए नहीं कहा कि इसको रखें और इसको ना रखें, और कई ओहदे इस वक्त खाली हैं, इन पर लोग रखने हैं। भारत का मामला अल्लाह बेहतर करेगा। 15 दिसंबर तक स्टेडियम का काम मुकम्मल हो जाए। ठीक है, 15 दिसंबर तक हो जाएगा, फिर फिनिशिंग होगी, 20-25 दिन लगेंगे। उसका डिज़ाइन भी बना हुआ है, सारा कुछ हुआ हुआ है। सिर्फ अब ये है कि इस टाइम जो है ना, ये जो 2-3 स्टेडियम हमारे सर पे ये पहले हो जाएं, अल्लाह खैर करे, उसके बाद इंशाल्लाह। मुआहदा हमने नहीं तोड़ा, उन्होंने रिज़ाइन करके तो हैं उस पर। ये सिलेक्शन कमेटी वालों से आकिब और बाकी जो लोग हैं वो फैसला करेंगे, मेरे पे न। मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं प्लेयर की सिलेक्शन में, सिलेक्शन कमेटी का है। आज तक रिकॉर्ड पे मैंने एक बंदे का ना कहा है खिलाओ, ना एक बंदे का कहा है कि इसको निकालो। ठीक है, सिलेक्शन कमेटी है, तगड़ी है और मुझे उस पर ट्रस्ट है और मुझे उम्मीद है कि अच्छे प्लेयर लाएंगे। 5-7 लोगों से कंसल्ट कर रहा हूँ, जो वो बेहतर एडवाइस करेंगे उसके हिसाब से। 4-5 हमारे डायरेक्टर्स खाली हैं, 4 हैं आई थिंक। अल्लाह ताला से बेहतरी की दुआ करें, इंशाल्लाह चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान होगी और सारी टीमें आएंगी इंशाल्लाह ताला।